कहानी की शुरुआत में डैरल नाम के एक बच्चे को दिखाते हैं जो कि गाड़ी के अंदर सवार है और उस गाड़ी को मैक्स नाम का एक आदमी बड़ी रफ्तार से चला रहा है क्योंकि उस गाड़ी के पीछे एक हेलीकॉप्टर पड़ा हुआ है जो बच्चे को जबरदस्ती पकड़ना चाहता है। काफी दूर तक भागने के बाद भी जब हेलीकॉप्टर पीछा नहीं छोड़ता तो मैक्स डैरल को बचाने के लिए उसे बीच रास्ते में उतार देता है और खुद अकेले गाड़ी ले भागने लगता है ताकि हेलीकॉप्टर वाले को चकमा दे सके। डैरल तो गाड़ी में नहीं था, फिर भी हेलीकॉप्टर वाला गाड़ी का पीछा कर रहा होता है और थोड़ी देर तक पीछा करने के बाद मैक्स की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है और काफी ऊंचाई से नीचे खाई में गिर जाता है। ऐसा लगता है कि मैक्स की जान जा चुकी है, इसीलिए हेलीकॉप्टर वाला भी चला जाता है इस उम्मीद में कि शायद डैरल भी एक्सीडेंट का शिकार हो गया होगा। तो वहीं डैरल तो जंगल में अकेला आगे बढ़ रहा होता है। उसको एक बूढ़े कपल दिखाई देते हैं। वो डैरल से उसके बारे में पूछते हैं पर वो ढंग से कुछ नहीं बता पाता, इसीलिए वो कपल डैरल को अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं ताकि अनाथ आश्रम वाले डैरल के माता पिता के बारे में पता लगाएं और उसे उनके हवाले कर दें, या फिर डैरल अगर सच में अनाथ है तो वो लोग ही उसको संभाल लेंगे, मतलब पाल लेंगे। अब अनाथ आश्रम में आने के बाद डैरल की मुलाकात वहाँ के बच्चों से होती है जो बॉल से खेल रहे होते हैं। डैरल को देखकर ऐसा लगता है कि बाहर का माहौल उसने कभी देखा ही नहीं और ना ही वो कभी बच्चों के साथ खेला है क्योंकि उसे कोई गेम खेलना नहीं आता। बाकी बच्चे भी हैरान रह जाते हैं कि बड़ा ही अजीब इंसान है, कभी गेम नहीं खेला इसने, बताओ। अनाथ आश्रम में दोस्तों डैरल के सारे टेस्ट्स वगैरह किए जाते हैं कि मतलब उस पे कोई दिमागी प्रॉब्लम तो नहीं है। एक आंखों का डॉक्टर डैरल से बोर्ड पर लिखी चीजें पढ़ने को कहता है तो डैरल एक सेकंड ही देखकर सारी चीजें पढ़ लेता है। उनमें से कुछ तो बहुत ही छोटी राइटिंग में लिखे होते हैं। डॉक्टर खुद भी हैरान रह जाता है कि इतनी जल्दी इतनी दूर की सारी चीजें कैसे दिखाई थी इसको। इसके बाद आश्रम में एक ऑफिसर आता है, वो डैरल के बारे में ही जानने के लिए आया हुआ था। डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि डैरल के साथ शारीरिक कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मानसिक हो सकती है, शायद किसी तरह का गहरा सदमा लगा होगा उसको, तभी इसको अपने माता पिता की याद नहीं है। इसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी कह सकते हैं। थोड़े दिन के बाद बाकी लोगों के साथ घुल मिल कर रहेगा तो अपने आप सारी चीजें याद आ जाएंगी। इसीलिए दोस्तों वो ऑफिसर डैरल को एक फॉस्टर होम में लेकर जाता है। असल में दोस्तों ऑफिसर डैरल के माता पिता के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन जब तक जानकारी नहीं मिल जाती तब तक उसे फॉस्टर होम में रखना पड़ेगा। अब ये फॉस्टर होम रिचर्ड और जेनी नाम के कपल चलाते हैं। ये दोनों आने वाले कुछ दिनों तक डैरल का ख्याल रखेंगे। कुछ दिनों में डैरल के माता पिता मिल गए तो ठीक, वरना आगे से डैरल अनाथ आश्रम में ही रहेगा। रिचर्ड और जेनी दोनों डैरल को देखकर बड़े खुश हो जाते हैं और उसके साथ अच्छे से पेश भी आते हैं ताकि डैरल को घर जैसा फील हो यहाँ पर। अब अगले दिन की बात है, रिचर्ड के पड़ोस में रहने वाला बच्चा टिमी आ जाता है। वो जेनी से कहता है कि मैंने सुना है कोई नया बच्चा आपके घर रहने के लिए आया हुआ है और सभी उसको बड़ा इंटेलिजेंट और हैंडसम कह रहे हैं, जरा मुझे भी उससे मिलवाइए। तभी वहाँ पर डैरल भी आ जाता है। फिर टिमी उसको आसपास का इलाका अच्छे से घुमाता है और सारे गेम्स वगैरह के बारे में सब बताता है और अपने घर भी लेकर जाता है जहाँ टिमी की बहन भी उसी के साथ उसके कमरे में रहती है। टिमी कहता है कि मेरी बहन तो आए दिन अपने नए नए बॉयफ्रेंड को घर लेकर आ जाती है, उनके साथ मस्ती करती है, इसलिए मैंने उसका नाम होकर रख लिया है, लेकिन तुम उसको ये नाम मत बुलाना वरना बहुत मारेगी मुझे। चलो साथ में कोई गेम खेलते हैं। दोस्तों ये टाइम था 1985 का, यानी 1985 का, तो कंप्यूटर पर गेम्स भी उसी टाइम के हिसाब से होते थे। दोनों कार रेसिंग वाला गेम खेलते हैं जिसमें टिमी की बहन का ही एक हाई स्कोर होता है, लेकिन जब डैरल उस गेम को चलाता है तो वो हाई स्कोर का डबल स्कोर बना देता है, जबकि जिंदगी में पहली बार उसने गेम खेला होता है। टिमी और उसकी बहन दोनों दंग रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम झूठ कह रहे हो रे डैरल, इससे पहले मुझे लगता है तुमने गेम खेला है क्योंकि पहली बार में कोई इतना हाई स्कोर नहीं बना सकता। टिमी को तो लगने लगता है कि डैरल कोई सुपर बच्चा है, नॉर्मल इंसान है ही नहीं। इसके बाद अगले दिन डैरल टिमी के साथ स्कूल जाता है जहाँ सभी बच्चों को टीचर डांट रही होती है कि टेस्ट में तुम लोगों ने चीटिंग कैसे की, आइंदा कोई भी चीटिंग करते हुए पकड़ा गया तो बहुत मार पड़ेगी उसको, चलो फिर से टेस्ट देना पड़ेगा सभी को। लेकिन दोस्तों जब डैरल टेस्ट देता है तो टाइम शुरू होने के कुछ सेकंड बाद ही वो पूरा टेस्ट खत्म कर देता है। टीचर कहता है कि मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर, कि जो कुछ दिमाग में आए टेस्ट में लिख दिया, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पर। तो डैरल कहता है एक बार टेस्ट पेपर चेक तो कर लीजिए, मैंने सारे आंसर सही लिखे हुए हैं, बल्कि क्वेश्चन नंबर 9 आपका ही गलत लिखा हुआ है, उसको सही करके आंसर लिख दिया मैंने। टीचर जब टेस्ट पेपर चेक करता है तो वो भी दंग रह जाता है कि ये तो सच कह रहा है, पर ऐसा कैसे हो सकता है, आज ही तो पहला दिन है इसका, मैंने तो इसे कुछ पढ़ाया भी नहीं तो भी टेस्ट सेकंड्स में पूरा कर लिया इसने, कुछ तो बात है। सारे बच्चे अब टीचर पर हंसने लग जाते हैं कि क्वेश्चन लिखने नहीं आते आपको, बताओ। अब घर आने के बाद रिचर्ड डैरल को बेसबॉल के बारे में बताता है कि उसको कैसे खेलते हैं। ये दोस्तों क्रिकेट से मिलता जुलता गेम होता है, लेकिन डैरल ने जिंदगी में पहली बार बेसबॉल बैट पकड़ा होता है तो वो ढंग से पकड़ भी नहीं पाता। रिचर्ड उसको रूल बताता है कि कैसे बैट पकड़ना है और कब बॉल को मारना है। डैरल को बस रूल जानने की देरी थी और अगली ही बॉल वैसे मारता है कि बॉल दिखाई ही नहीं देती। रिचर्ड भी हक्का बक्का रह जाता है कि बच्चा होकर इसने ऐसा शॉट कैसे मार दिया। वो दोबारा 2-4 बॉल फेंकता है पर डैरल हर बॉल को सीधा तारामंडल में पहुंचा देता है, मतलब बहुत दूर मार देता है, कुछ से तो वो घर के कांच भी फोड़ देता है। रिचर्ड कहता है कि लगता है पिछले जन्म में बेसबॉल के एक्सपर्ट खिलाड़ी रहे होंगे तुम, तभी ऐसे शॉट्स मार रहे हो, वैसे भी बहुत अच्छी बात है। अगले हफ्ते मेरी एक बंदे के साथ बेसबॉल में शर्त लगी है, वो अपने बच्चों की बेसबॉल टीम लेकर आएगा और मैं अपनी टीम लेकर जाऊंगा, तो तुम भी मेरे साथ बेसबॉल मैच में आ जाना, धूल चटा देंगे हम उनको। ये सुनकर डैरल को भी खुशी होती है और अब इन सब चीजों को देखने के बाद इतना तो लग ही रहा है कि डैरल कोई मामूली बच्चा नहीं है।
उसके अंदर कुछ तो खास बात है जो अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन इस बारे में उन हेलीकॉप्टर वालों को जरूर पता होगा कि डैरल के अंदर क्या चीज है, तभी तो वो उसके पीछे पड़े हुए थे। अब शाम को रिचर्ड के घर पर वो ऑफिसर अपनी पत्नी के साथ आता है ताकि डैरल की हालत के बारे में जानकारी निकाल पाए कि उसकी याददाश्त आई कि नहीं, उसका बर्ताव कैसा है वगैरह वगैरह। तो जैनी कहती है डैरल में सब कुछ ठीक है, ठीक ही नहीं कुछ ज्यादा ही ठीक है, वो सारे काम खुद से करता है। मेरा मतलब 10 साल का बच्चा अपने लिए नाश्ता बना लेता है, खुद के लिए कपड़े धो लेता है, उसको आयरन भी करना आता है। आखिर कोई बच्चा इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? मानो उसके दिमाग में जो फिट कर दिया गया वो वही करता रहेगा, और मुझे नहीं लगता कि उसको हमारी जरूरत है। ये सुनकर ऑफिसर और उसकी पत्नी कहते हैं कि देखो, इसका मतलब ये नहीं कि डैरल के साथ कुछ प्रॉब्लम है, शायद उसके माता पिता ने उसे बहुत ही अच्छे तौर तरीके सिखाए होंगे, इसीलिए वो ऐसा है। आप लोगों का काम है बच्चों की देखभाल करना, तो आप वही करिए, बाकी का काम हम लोग संभाल लेंगे। अगले दिन रिचर्ड बेसबॉल शर्त के लिए एटीएम से पैसे निकालने जाता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से पैसे नहीं निकल पाते। तो वो कहता है लगता है मशीन खराब हो गई है, लेकिन डैरल उसको जवाब देते हुए कहता है कि मशीन खराब नहीं हो सकती, मशीन तो गलतियां भी नहीं करती, गलतियां तो सिर्फ इंसानों से होती है। इतना कहकर वो न जाने क्या क्या बटन दबाकर रिचर्ड को उसके पैसे निकाल कर दे देता है। साथ ही रिचर्ड के आगे जाने के बाद वो एटीएम के सिस्टम में छेड़खानी भी करता है और रिचर्ड के अकाउंट का बैलेंस लाखों में बढ़ा देता है, जिसके बारे में रिचर्ड को भी नहीं पता होता। मानना पड़ेगा दोस्तों, ये डैरल तो हैकर निकला, पता नहीं क्या क्या जानता है ये छोटा बच्चा। अब रिचर्ड की टीम के बच्चे बेसबॉल खेलने आ जाते हैं। सामने वाली टीम काफी अच्छा प्रदर्शन करती है, सभी बच्चे अच्छे से खेलकर स्कोर को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन तब आता है डैरल। वो हर बॉल को ऐसे उड़ा उड़ा के मारता है कि सभी के होश उड़ जाते हैं। किसी को यकीन नहीं होता कि कोई बच्चा ऐसे खेल भी सकता है। इस तरह से डैरल ने पहला मैच आसानी से जीत लिया। इससे रिचर्ड के साथ साथ डैरल भी बड़ा खुश होता है और वो खुशी खुशी जैनी से भी बात करने आता है, लेकिन वो थोड़ा सा टेंशन में होती है डैरल के बारे में सोचकर कि वो इतना सा बच्चा है, मतलब कैसे कर पा रहा है वो ये सारी चीजें, ये जेनी के दिमाग में होती है। और दोस्तों, जेनी और रिचर्ड को उनका बच्चा नहीं हुआ था, तो वो हमेशा कोशिश करते हैं फॉस्टर होम में आए बच्चों को अडॉप्ट करने की। और ऑफिसर ने उनसे कह दिया था कि अगर डैरल के माता पिता नहीं मिलते और डैरल उनके साथ घुल मिल जाएगा तो वो हमेशा उनके साथ रह सकता है। लेकिन जेनी को तो यही टेंशन है कि जब डैरल हर काम में परफेक्ट है तो हमारे साथ रहना क्यों चाहेगा, उसे हमारी क्या जरूरत होगी। अब जेनी की बात करने के तरीके से डैरल समझ जाता है कि जेनी उससे नाराज है। इस चीज से वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। टिमी कहता है कि क्या हुआ, बड़ा उदास लग रहा है। तो डैरल उसको सारी बातें बता देता है। टिमी कहता है कि भाई सही तो कह रही है जेनी, बच्चे शरारती होते हैं, काम बिगाड़ देते हैं, थोड़ी बदतमीजी भी करते हैं, ऐसे बन फिर सभी खुश हो जाएंगे। और ये बात डैरल के दिमाग में बैठ जाती है, इसीलिए जब अगला मैच होता है तो उसमें वो अच्छे से खेलता ही नहीं, जिससे टीम हार जाती है। डैरल ने इस तरह से काम बिगाड़ दिया था कि रिचर्ड भी हैरान रह जाता है कि अचानक से इसको क्या हो गया। रिचर्ड और जेनी उससे पूछते हैं कि सब ठीक तो है ना। तो डैरल रिचर्ड से कहता है कि तुम कुछ मत बोलो सट्टेबाज कहीं के, पैसे के लिए मेरा इस्तेमाल किया तुमने। रिचर्ड हैरान और उदास भी हो जाता है कि मेरा तुम्हें खिलाने का ये मतलब बिल्कुल नहीं था। दोस्तों, डैरल के दिमाग में टिमी की बातों का उल्टा असर हो गया था, इसीलिए वो ऐसे बर्ताव करने लगा है बदतमीजी वाला। लेकिन जेनी उसको समझाती है कि बच्चे ऐसी बातें नहीं करते, शरारत करना, ऐसी बातें करना अलग होता है। तो डैरल उससे और रिचर्ड से फिर माफी मांगता है कि आइंदा देखो मैं ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूंगा। इसीलिए वो दोनों फिर माफ भी कर देते हैं उसको। अब अगले सीन में अनाथ आश्रम वालों को डैरल के माता पिता के बारे में कुछ पता चल जाता है, जिन्होंने डैरल के लापता होने की कंप्लेंट भी दर्ज करवाई थी। उनके पास कुछ फोटोज भी होती हैं डैरल के साथ की। ये देखकर रिचर्ड और जेनी उदास हो जाते हैं कि शायद अब डैरल उनसे दूर चला जाएगा। रिचर्ड डैरल से कहता है कि तुम्हारे असली माता पिता मिल गए हैं बेटा, उनके साथ जाना और हमेशा खुश रहना, कभी हमारी याद आए तो मिलने आ जाना, तुम्हारा हमेशा वेलकम रहेगा हमारे घर पर। ये सुनकर डैरल भी इमोशनल हो जाता है, लेकिन उसको अभी तक नहीं पता कि उसके माता पिता कौन है। जब उसके माता पिता उसके घर आकर पूछते हैं कि डैरल हमें नहीं पहचान रही क्या तुम, तो डैरल कहता है कि अच्छे से याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद मैंने आप दोनों को कहीं देखा है। ये सुनकर रिचर्ड और जेनी समझ जाते हैं कि शायद ये दोनों ही डैरल के असली माता पिता है। याददाश्त कम होने की वजह से वो ठीक से याद नहीं कर पा रहा। टिमी तो गुस्से में डैरल से मिलने भी नहीं आता कि अब डैरल मेरे साथ खेलने कभी नहीं आएगा तो मैं उसको गुड बाय भी नहीं कहूंगा। इसीलिए डैरल भी बिना गुड बाय कहे वहां से चला जाता है। उसके माता पिता एयरपोर्ट आकर उसे प्राइवेट प्लेन में सवार कर देते हैं, जहां वो पायलट से बात करने लगता है कि अंकल बताओ ना प्लेन कैसे चलता है। तो पायलट फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में उसको बता देता है। इतना ही सुनने की देरी थी कि दोस्तों आपको पता ही होगा आगे क्या होगा। डैरल ही उसको बताना शुरू कर देता है और पायलट भी हैरान कि बड़ा तेज दिमाग का बच्चा है, लगता है आगे चलकर बहुत बड़ा पायलट बनेगा। तो वहीं प्लेन के अंदर डैरल के माता पिता आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें यकीन नहीं होता इतना बड़ा मिशन हमने इतना आसानी से पूरा कर लिया, ये तो महज इत्तेफाक था और यही इत्तेफाक ने हमारी मुसीबत आसान कर दी। जिसके बाद सभी वहां से एक साइंस लेबोरेटरी में जाते हैं और यहाँ दोस्तों रिवील होता है मूवी का मेन प्लॉट। तो असल में दोस्तों डैरल जो कि इतना इंटेलिजेंट बच्चा है वो कोई इंसान नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड रोबोट है,
जिसे कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया है, और इन्हीं साइंटिस्ट में डेरल के माता पिता भी शामिल है। इनका नाम है जेम्स और मेगन। उन्होंने दुनिया में ये फैला दिया कि हमारा बच्चा खो गया है, डेरल नाम का, उसे ढूंढने में हमारी मदद करो। अनाथ आश्रम वालों को जैसे इसके बारे में पता चला, वो खुद दौड़े दौड़े जेम्स और मेगन के पास आए। मूवी की शुरुआत में मैक्स ने डेरल को इसी लेबोरेटरी से भगा लिया था और हेलीकॉप्टर में लेबोरेटरी वाले उसको ढूंढ रहे थे। उनको पता था गाड़ी खाई में गिरने के बाद भी डेरल मरेगा नहीं, क्योंकि वो एक मशीन है। इस तरह से जब डेरल ने पहली बार मेगन और जेम्स को देखा तो उसको हल्का हल्का लगा कि शायद उसने इनको कहीं देखा है, क्योंकि यही दोनों ने तो उसको बनाया था। अब जेम्स और बाकी साइंटिस्ट्स मिलकर डेरल का अच्छे से टेस्ट करते हैं, क्योंकि पहली बार वो लेबोरेटरी से बाहर गया था तो उसके अंदर आने वाले बदलाव के बारे में वो जानना चाह रहे होते हैं। जांच के बाद उनको एक हैरान कर देने वाली बात पता चलती है कि डेरल एक मशीन होने के बावजूद भी अब हर तरह की फीलिंग्स को महसूस कर पा रहा है। हंसना क्या होता है, दर्द कैसे होता है, किसी भी चीज का टेस्ट उसे महसूस होने लगता है। ये देखने के बाद जेम्स दंग रह जाता है कि ऐसा कैसे, हमने तो साइंस की दुनिया का अजूबा बना दिया, बिल्कुल इंसान की कॉपी बन चुका है, लेकिन इंसानों से 100 गुना ज्यादा इंटेलिजेंट। ये खोज के बारे में जेम्स तुरंत ही मिलिट्री वालों को बताता है, लेकिन वो इससे खुश नहीं होते। उनका कहना होता है कि हमने तो ऐसा रोबोट बनाने को कहा था जो लड़ने में हमारा साथ दे, ऐसे बच्चे का हम क्या करेंगे जिसके अंदर इमोशंस, फीलिंग्स वगैरह हो। कुछ दिनों का और टाइम दे रहे हैं, ऐसा सुपर रोबोट बनाओ जो दुश्मनों के छक्के उड़ा दे। इस डेरल की हमें कोई जरूरत नहीं है, खत्म कर दो इसको, वरना किसी के हाथ लग गया तो मुसीबत हो जाएगी। ये सुनकर जेम्स को बुरा लगता है कि अब डेरल को मारना बिल्कुल ऐसा होगा कि हमने किसी इंसान को मार दिया, सारी तकलीफें उसको महसूस होंगी, इसलिए मैं ये होने नहीं दे सकता, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उसको बचाने के लिए। और दोस्तों, जो मैक्स था ना, वो इसीलिए डेरल को लेबोरेटरी से बाहर लेकर जाना चाहता था कि वो एक इंसान की तरह अपनी जिंदगी गुजारे। लेबोरेटरी के अंदर रहकर उस पर काफी तरह के टेस्ट होते और मिलिट्री वाले उसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते, इसीलिए डेरल को बचाने के लिए मैक्स उसे भगाकर लेकर गया। और इस बात का एहसास जेम्स को भी हो जाता है। साथ ही उसने डेरल को दिन रात की मेहनत से बनाया भी था, जिसे वो अपने बेटे की तरह मानता था। इसीलिए वो उसे बचाने के लिए रिचर्ड, जेनी और टिमी तीनों को लेबोरेटरी बुला लेता है और वहां आकर वो डेरल की सच्चाई उन्हें भी बता देता है, जो सुनकर वो लोग भी हैरान। उन्हें तो यकीन ही नहीं होता कि डेरल एक रोबोट है। तो उन्हें यकीन दिलाने के लिए जेम्स टिमी से कहता है कि हमने डेरल की मेमोरी कंप्यूटर में फिट करके रखी हुई है, कोई ऐसी बात जो सिर्फ तुम दोनों जानते हो वो उससे पूछो और देखो कि ये कंप्यूटर उसका जवाब देता है या फिर नहीं। टिमी सवाल तो कर नहीं पाता, तो कंप्यूटर में से डेरल ही टिमी से पूछ लेता है कि ये हुकर क्या होता है जो तुम अपनी बहन को इस नाम से चिढ़ाया करते हो। ये सुनकर टिमी समझ चुका था कि जेम्स बिल्कुल सही कह रहा है। अब जेम्स सभी से कहता है कि मिलिट्री वाले चाहते हैं कि डेरल को मार दिया जाए, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं देखना बड़ी सावधानी से डेरल को लेबोरेटरी से बाहर निकालूंगा, उसके बाद प्लीज आप लोग उसका ख्याल रखिएगा और दुनिया से उसको छुपा कर रखना। इस पर रिचर्ड और जेनी दोनों मान जाते हैं। अगले सीन में एक मिलिट्री जनरल लेबोरेटरी आता है। वो ये जानने के लिए आया होता है कि डेरल अभी तक मरा या फिर नहीं। तो जेम्स और मेगन मिलकर किसी मरे हुए जानवर का ऑपरेशन करके बता देते हैं कि हमने डेरल को मार दिया हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन जनरल को अभी तक यकीन नहीं होता कि इतनी बड़ी खोज ये आसानी से खत्म तो नहीं कर सकते, इसलिए वो सारा सिस्टम अच्छे से चेक करता है कि कहीं तो डेरल के बारे में जानकारियां होंगी। तब थोड़ी कोशिश के बाद उसको पता चल जाता है कि डेरल तो अभी भी चालू है, लेकिन वो उसे ढूंढ पाता इससे पहले डेरल को लेकर जेम्स लेबोरेटरी से भाग जाता है। सारे पुलिस वाले जेम्स के पीछे पड़ जाते हैं ताकि डेरल को पकड़ सके। इतने सारे पुलिस के पीछे होने की वजह से डेरल खुद गाड़ी चलाता है और वो ऐसे गाड़ी चला रहा था कि कोई उसको पकड़ ही नहीं पाता। इस तरह से ये दोनों दूसरे शहर आ जाते हैं, जहाँ कर उनको एक पुराना घर दिखाई देता है। तो वो उसी घर के बाहर खड़ी गाड़ी के वायर में छेड़खानी करके उसे चालू कर देते हैं और तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं ताकि किसी को शक ना हो कि वो इस गाड़ी में है। लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद ही उनको सड़क पर नाकाबंदी दिखाई देती है। एक पुलिस वाला सभी गाड़ियों को चेक कर रहा होता है। जेम्स को पता लग गया था कि अब वो फंसने वाला है, इसलिए वो सीधा नाकाबंदी तोड़ते हुए गाड़ी भगा देता है। लेकिन गाड़ी दूर निकली भी नहीं होती है कि पुलिस वाले पहले तो आवाज लगाकर रुक जाने को कहते हैं, लेकिन जब जेम्स नहीं रुकता तो वो गोली चला देते हैं और जो गोली सीधे जेम्स को आकर लग जाती है। लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो डेरल को एक सुरक्षित जगह पे लेके आ जाता है। यहाँ लाकर वो उससे कहता है कि मुझे माफ कर देना जो मैंने तुम्हें ऐसे आधे रास्ते पर छोड़ दिया, आगे का सफर तुम्हें खुद तय करना होगा। पिता नहीं हूँ तुम्हारा, लेकिन बेटे जैसा जरूर मानता हूँ तुम्हें। इतना कहकर बेचारा जेम्स अपना दम तोड़ देता है। डेरल में फीलिंग्स तो आई गई थी, उसको भी एहसास होता है कि किसी अपने के जाने पर कैसा लगता है। अब रात को डेरल एक मिलिट्री कैंप पर चुपके से घुस आता है और इमरजेंसी अलार्म एक्टिवेट कर देता है चुपके से, जिससे सारे सोल्जर्स में अफरा तफरी मच जाती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर डेरल तुरंत फाइटर प्लेन के हैंगर में घुस जाता है और वहां से एक फाइट प्लेन को चालू भी कर देता है, क्योंकि वो था तो एक रोबोट और पायलट से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसने सीख भी ली थी, तो ये प्लेन चलाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। सारे सोल्जर्स हैरान कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, फाइटर प्लेन कौन चलाकर भाग रहा है। चेक करने पर पता चलता है कि ये तो डेरल ही है जो प्लेन को लेकर भाग गया। वो कई बार संपर्क करके डेरल से कहते हैं कि प्लेन को लेकर वापस आ जाओ, वरना हमें मजबूरन प्लेन को विस्फोट करना पड़ेगा। लेकिन डेरल एक नहीं सुनता, उल्टा वो कैमरे पर च्युइंगम चिपका देता है, जिसकी मदद से सभी उस पर नजर रखे हुए थे। ये सब देखकर सभी एक मिसाइल छोड़ देते हैं जो करीब 6 मिनट में प्लेन को हिट करेगा।
लेकिन फिर भी डेरल सुनने को तैयार नहीं होता। वो वॉकी टॉकी से टिमी से संपर्क करके कहता है, हमारे घर के बाहर जो लेके वहां पर आ जाओ, मैं किसी भी टाइम वहां पहुंच जाऊंगा। टिमी कहता है, किस चीज से आ रहे हो बताओ। डेरल कहता है, यकीन नहीं होगा तुम्हें, आने के बाद तुम्हें बताऊंगा। इसके बाद जैसे प्लेन विस्फोट होने वाला होता है तभी डेरल सीट इजेक्ट कर देता है, जिससे प्लेन तो विस्फोट हो जाता है, लेकिन समय रहते डेरल उसमें से बाहर निकल आता है और वो सीधे गिरता है लेक में। उसको तैरना तो नहीं आता तो वो उसमें डूब जाता है। तो वहीं सोल्जर्स को पता चलता है कि प्लेन तो विस्फोट हो गया, शायद डेरल भी मारा गया होगा और अब हमें उसकी तलाश बंद कर देनी चाहिए। सारे लोगों को भी लगने लगता है कि इतने बड़े विस्फोट से बचना नामुमकिन है। इधर टिमी अपनी बहन के साथ उस लेक के पास आता है जहां उसको डूबते हुए डेरल दिखाई देता है। वो तुरंत ही पानी में तैरते हुए उसके पास जाने लगते हैं, तो वहीं उसकी बहन आसपास के लोगों को मदद के लिए बुला लेती है, जो आकर फिर डेरल और टिमी को बचा लेते हैं। टिमी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर डेरल को बचाने में अपनी जान की बाजी लगा दी। काफी अच्छा दोस्त मिला है डेरल को, लेकिन इतने टाइम से पानी में रहने की वजह से डेरल होश में नहीं आ पाता। सभी को लगता है कि शायद वो मर गया, लेकिन टिमी कहता है वो मर नहीं सकता, वो तो एक रोबोट है, मुझे यकीन है कि वो मेरे पास वापस जरूर आएगा। और ऐसा होता भी है। मीगन को पता चल गया था कि डेरल अभी कहाँ पर है, तो वो उसके पास जाकर उसको ठीक कर देती है। जिसके बाद डेरल तुरंत रिचर्ड और जैनी और बाकी सभी से मिलने आ जाता है, जिसको देखकर सारे लोग होते हैं खुश और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।